नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन पे। आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेखपाल के उनको आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आने वाले दिनों में यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम होने वाला है, जिसका सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। तो 100 क्वेश्चन जो है उसमें पूछे जाएंगे, तो उसमें जीके जीएस के जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, इसी बेस पे जो है जीके जीएस के क्वेश्चन जो है वो आएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उनको सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ आने वाले दिनों में यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो है पेट का एग्जाम होने के बाद आपका लेखपाल वीडियो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है जीटीए की वैकेंसी आने वाली, गन्ना पर्यवेक्षक की आने वाली, तमाम वैकेंसियाँ जो हैं विभागों में निकलेंगी और इलेक्शन 2022 में है, तो इससे पहले ही सभी वैकेंसियाँ जो हैं वो आ जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे डिस्कोर्स से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं यूपी ट्रिपल एस सी के पैटर्न पे, उनको इस वीडियो में करें हैं, तो सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है, तो वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे परीक्षा चिंतन सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से ग्रुप को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग टाइम ख़राब करने से खराब ना करते हुए इस क्वेश्चन को जो है जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, कैड स्टूल सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूमापन की पद्धति है? ए है, इसमें में से सही विकल्प का चयन करना है। ए है शाहजहानी जरीब, बी है गंटरी जरीब, सी है मीट्रिक जरीब एंड डी है चेक लाइन। तो ये यूपी ट्रिपल एस सी के लेखपाल की वैकेंसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए हमने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे उनको सॉल्व की सेलेक्ट करके इस वीडियो में लेके आए हैं। तो कैड स्टूल सर्वेक्षण जो है निम्नलिखित में से किसके भूमापन के लिए प्रयोग किया जाता है? शाहजहानी जरीब के लिए, गंटरी जरीब के लिए, सी है मीट्रिक जरीब के लिए एंड डी है चेक लाइन के लिए। तो इसमें में से राइट आंसर जो होगा वो आपका बी हो जाएगा। गंटरी जरीब के लिए जो है वो कैड स्टूल सर्वेक्षण जो है वो भूमापन की पद्धति है, इसके द्वारा जो है कैड स्टूल सर्वेक्षण किया जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? निम्नलिखित विकल्पों में से है, सही विकल्पों का चयन करना है आपको। ए है ग्रेटर नोएडा, बी है वाराणसी, सी है मुगल सराय एंड डी है आगरा। तो जिनको भी आ रहा है वो कमेंट करते बताते चले। तो इसमें में से पूछा जा रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो इसमें में से राइट आंसर जो होगा वो आपका ए हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा में जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन किया गया है। द राइट आंसर जो है आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 3, उत्तर प्रदेश में सन 2003 के पूर्व कौन सी जनजाति का अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया था? ए है सहरिया पर हरिया, बी है चेरो पठारी, सी है थारू बुक्सा एंड डी है महागिरी खरवार। तो इसमें में से 3 में जो राइट आंसर होगा थारू एवं बुक्सा, ये जो जनजाति है ये उत्तर प्रदेश की जनजाति है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। थारू बुक्सा जो है ये यूपी टेट के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ये थारू जनजाति कहाँ से रिलेटेड है? ये तराई क्षेत्र जो है यूपी के और उत्तराखंड के, यहाँ पे ये थारू जनजाति जो है वो पाई जाती है। तो ये भी यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया था, किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के जो है सन 2003 के पूर्व जो है जनजाति थारू बुक्सा को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया था। तो राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 4, भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ए है मुंबई ट्राम्बे, बी है चेन्नई कलपक्कम, सी है उत्तर प्रदेश नरोरा एंड डी है तमिलनाडु कलपक्कम। तो इसमें में से राइट आंसर जो है 4 में वो आपका ए हो जाएगा। मुंबई जो है वो ट्राम्बे में भारत का पहला परमाणु संयंत्र जो है स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर जो है वो आपका ए हो जाएगा, मुंबई ट्राम्बे। इसके अलावा जो है चेन्नई में आपका उत्तर प्रदेश में नरौरा जो परमाणु संयंत्र है, तो ये पाया जाता है, तो ये भी याद रखना है। तो भारत में जो है प्रथम परमाणु संयंत्र जो है वो मुंबई ट्रामे में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन पर चयन करना है। ए है राष्ट्रीय सोलर मिशन का प्रारंभ 2010 में किया गया, बी है देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान के जैसलमेर के नोखा में स्थित है, सी है देश का सबसे बड़ा सोलर थर्मल प्लांट गुजरात में स्थित है, एनडी है पूर्णतः तटस्थ ऊर्जा रेलवे जोन दक्षिण मध्य रेलवे है। तो इसमें 5 में जो राइट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। देश का सबसे बड़ा सोलर थर्मल प्लांट जो है वो गुजरात में है। तो राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। इस
जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें में से राइट आंसर सी है। देश का सबसे बड़ा सोलर थर्मल प्लांट जो है वो गुजरात में है। नेक्स्ट प्रश्न है 6। पारंपरिक भू दस्तावेजों में वर्णित भूमि में जिस भूमि पर सरकार की कोई आमदनी प्राप्त नहीं होती थी उसे क्या कहा गया है? ए है खिल, बी है अपराहत, सी है अपदा एंड डी है वास्तु। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा अपराधा। पारंपरिक भू दस्तावेजों में वर्णित भूमि में जो है कि जिसमें भूमि से कोई सरकार को कोई आमदनी नहीं होती है उसे अपराधा घोषित किया गया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 7। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार ही भूमि का स्वामी होता था? जो सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी होता था, कृषक के पास भूमि को रखने व बेचने का अधिकार होता था। ए है रैयतवाड़ी व्यवस्था में, बी है महलवाड़ी व्यवस्था में, सी है जमींदारी व्यवस्था में एंड डी है अस्थाई बंदोबस्त में। तो इसमें साथ में जो राइट आंसर है वो आपका ए है रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो है प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार जो होते थे वो भूमि के स्वामी होते थे, जो सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी होते थे। कृषकों के पास भूमि को रखने व बेचने का जो है वो रैयतवाड़ी व्यवस्था में अधिकार दिया गया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। देश का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है मणिपुर, सी है सिक्किम एंड डी है मेघालय। तो राइट आंसर 8 में जो होगा वो आपका मणिपुर में देश का एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है वो स्थित है। तो राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 9। निम्नलिखित में से कौन सी लाइन भू सर्वेक्षण में विकर्णवत भूखंड के चारों कोनों का मिलान करके डाली जाती है? ए है साहुल लाइन, बी है चैक लाइन, सी है वापसी लाइन एंड डी है उमूद लाइन। तो प्रश्न में पूछा जाए है कि भू सर्वेक्षण के समय विकर्णवत भूखंड के चारों कोनों का मिलान करके डाली जाती है वह कौन सी लाइन है? साहुल लाइन, चैक लाइन, वापसी लाइन एंड उमोद लाइन। तो राइट आंसर 9 में जो होगा वो आपका बी हो जाएगा। चैक लाइन जो है इसे हम कहते हैं, मान लीजिए ये हमारा एक फील्ड है तो इसको विकर्ण को जो मापने के लिए हम करते हैं तो इसे चेक लाइन के नाम से जानते हैं मिलाने के लिए। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 10। भूमिधर किसान स्वेच्छा से अपनी जमीन एक में मिलकर संयुक्त रूप से खेती करते हैं, कृषि की इस प्रणाली को क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय खेती, बी है सहकारी खेती, सी है संयुक्त खेती एंड डी है काश्तकारी खेती। तो प्रश्न 10 में जो पूछा जा रहा है कि कई भूमिधर जो हैं वो किसान स्वेच्छा से मिलके अपनी जमीन पर एक में मिल के जो है वो संयुक्त रूप से खेती कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर जो हो जाएगा उसे हम सहकारी खेती कहते हैं। सहकारी खेती में कई किसान जो है अपनी स्वेच्छा से मिलके एक ही फील्ड पे जो है वो खेती करते हैं तो वो सहकारी खेती कहलाती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 11। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। ए है श्री वाईसी नंदा, बी है अतुल सिन्हा, सी है एम.एस. स्वामीनाथन एंड डी है चंदा निबंकर। तो 11 प्रश्न में जो राइट आंसर है राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन जो है वो एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया था, जो कि इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक जाने जाते हैं। इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर हैं एम.एस. स्वामीनाथन। उन्हीं की अध्यक्षता में जो है वो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना की शुरुआत कब की गई थी? सही विकल्प की पुष्टि करें। ए है अगस्त 1997 में, बी है अगस्त 1998 में, सी है अगस्त 1999 में एंड डी है अगस्त 1996 ईस्वी में। तो 12 में जो राइट आंसर है वो आपका बी है। अगस्त 1998 ईस्वी में जो है केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो शुरुआत की गई थी। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अगस्त 1998। नेक्स्ट प्रश्न है 13। कृषि आगत किसे कहते हैं? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ए है कृषि से आने वाला शुद्ध लाभ, बी है फसल की उत्पादन की मात्रा, सी है सभी साधन जो कृषि उत्पादनता के लिए आवश्यक है एंड डी है न्यूनतम समर्थन मूल्य से प्राप्त लाभ। तो प्रश्न संख्या 13 में जो राइट आंसर है वो आपका सी है। सभी साधन जो कृषि उत्पादकता के लिए आवश्यक है उसे हम कृषि आगत कहते हैं। तो राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से कौन सा बीज व्यावसायिक रूप से खेती के लिए काम आने वाले बीजों की अंतिम अवस्था है? ए है प्रजनक बीज, बी है प्रमाणित बीज, सी है आधार बीज एंड डी है उन्नत बीज। तो प्रश्न संख्या 14 में जो है वो प्रमाणित बीज जो है उसे व्यावसायिक रूप से खेती के लिए जो है काम में आने वाले बीजों की अंतिम जो बीज होता है उसे प्रमाणित बीज
सर्टिफाइड सीड जो है वो किसानों के लिए बोने के लिए प्राप्त होता है, तो उसे हम प्रमाणित बीज कहते हैं। तो राइट आंसर जो होगा वो आपका बी हो जाएगा, प्रमाणित बीज। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किए गए हैं? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ए है 9, बी है 5, सी है 3 एंड डी है 6। तो इसको हमने काफ़ी बार टेलीग्राम में क्विज के रूप में शेयर किया भी है। तो प्रश्न संख्या 15 में जो राइट आंसर है वो आपका ए है 9, जो है एग्री क्लाइमेटिक जोन जो है यूपी में पाई जाती है। तो राइट आंसर आपका 9 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 16, जंगलों को जलाकर जमीन को कृषि योग्य बनाकर कृषि करना निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत आता है? ए है रोपड़, बी है झूमिंग, सी है शुष्क एंड डी है सघन। तो प्रश्न संख्या 16 में जो है राइट आंसर वो आपका बी होगा, झूमिंग खेती जो है हम कहते हैं। कोई जंगल है अगर उसे हम जला के ज़मीन को कृषि योग्य बनाकर कृषि करते हैं तो वो झूमिंग खेती कहलाती है। इसमें जो है वो फील्ड जो है चेंज होता रहता है, जबकि क्रॉप जो है वो सेम रहती है। तो क्रॉप जो है सेम रहेगी, फील्ड जो है वो चेंज होती है, तो उसे हम झूमिंग खेती कहते हैं। तो राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, पालतू पशुओं में खुरपका एवं मुंहपका फुट एंड माउथ डिजीज रोग होने का क्या कारण है? ए है जीवाणु, बी है कवक, सी है वायरस एंड डी है दूषित आहार। तो प्रश्न संख्या 17 में जो राइट आंसर है वो आपका डी है, पालतू पशु में खुरपका एवं मुंहपका रोग होने का कारण जो है वो वायरस के कारण जो है ये रोग होता है। तो राइट आंसर जो है आपका 17 में है वो सी हो जाएगा, वायरस के कारण जो है खुरपका एवं मुंहपका रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित भेड़ों में से कौन सी भेड़ का मूल स्थान उत्तर प्रदेश है? सही विकल्प का चयन करें। ए है लोही, बी है गुरेज, सी है मैलोनो एंड डी है जलौन। तो राइट आंसर जो होगा 18 में वो आपका डी होगा, जलौन जो है वो उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित है, ये भेड़ की मूल स्थान है। तो राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को कब अलग किया गया? 1947-48, 1949-50, 1951-52, 1952-53। तो प्रश्न संख्या 19 में राइट आंसर जो है वो 1947 और 48 में जो है राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को जो है वो अलग कर दिया गया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ए है शिमला हिमाचल प्रदेश, बी है कटक उड़ीसा, सी है हैदराबाद आंध्र प्रदेश एंड डी है जबलपुर मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर जो होगा 20 में वो आपका ए होगा, शिमला में कुफरी में ये आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है, कुफरी, जहाँ से कुफरी बासा, कुफरी अलंकार ये सभी वैरायटियाँ पोटैटो की निकली हुई हैं। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI जो है वो शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो राइट आंसर जो है वो आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस ग्रीन बॉक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए है सूखे से, बी है पशुपालन रूप से, सी है कृषि सहायता से एंड डी है कृषि विनाश से। तो 21 में जो राइट आंसर है वो आपका सी है, कृषि सहायता से संबंधित है। ग्रीन बॉक्स जो है वो एग्रीकल्चर सहायता से जो रिलेटेड है। तो राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 22, रेहट टेंकुली पैर जैसी युक्तियाँ निम्न में से किस प्रकार की सिंचाई उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयुक्त होती है? ए है कुआं द्वारा, बी है तालाब द्वारा, सी है नहरों द्वारा एंड डी है नलकूपों द्वारा। तो 22 में जो राइट आंसर है वो रेहट टेकली पैर जैसी युक्तियाँ जो है वो कुआं से पानी निकालने के लिए प्रयोग की जाती थी। तो राइट आंसर जो है उत्तर प्रदेश में तो ए हो जाएगा कुआं द्वारा। और जबकि मैक्सिमम सिंचाई जो है इस समय वो नलकूपों के द्वारा किया जा रहा है। तो राइट आंसर जो है इसमें पूछा गया है कि रेहट टेकली पैर जो ये कुआं के द्वारा जो है सिंचाई की जाती थी। तो राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? ए है इसमें में से सही विकल्प का चयन करना है। ए है शारदा नहर, बी है सरयू नहर, सी है पूर्वी यमुना नहर एंड डी है सफरार नहर। तो प्रश्न संख्या 23 में जो राइट आंसर है वो आपका सी है, पूर्वी यमुना नहर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। तो राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 24, राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विभाग सम्मिलित है? ए है राजस्व परिषद, बी है प्रमुख संपादक जिला गजेटियर, सी है राहत आयुक्त, डी है राजस्व न्यायालय
तो 24 में जो राइट आंसर है वो आपका डी है। राजस्व न्यायालय जो है वो राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर जो है वो आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 25, शाहजहानी जरीब द्वारा किया गया भूमापन निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है? ए मीट्रिक जरीब, बी है गंटरी जरीब, सी है ठाक वास्ट सर्वेक्षण एंड डी है कैडस्ट्रल सर्वेक्षण। तो प्रश्न संख्या 25 में जो राइट आंसर है वो आपका सी है। ठाक वास्ट सर्वेक्षण के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर जो है वो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 26, गट्ठा निम्नलिखित में से किस काम में आता है? सही विकल्प का चयन करें। बड़ी लंबाई नापने के लिए, बी है छोटी लंबाई नापने के लिए, सी है मौजा नापने के लिए एंड डी है मेड़ की दिशा बताने के लिए। तो 26 में जो राइट आंसर है वो बी है। छोटी लंबाई को नापने के लिए गट्ठा का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर जो है वो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 27, राजस्व न्यायालय से संबंधित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन का चयन करें। ए है प्रदेश में इस समय कुल 2333 राजस्व न्यायालय हैं। बी है इनमें नायब तहसीलदार के न्यायालय से लेकर राजस्व परिषद तक के न्यायालय सम्मिलित हैं। सी है राजस्व न्यायालय में नायब तहसीलदार का न्यायालय सबसे सर्वोच्च तथा राजस्व परिषद का न्यायालय निचला है। डी है राजस्व न्यायालय का कंप्यूटराइजकरण एनआईसी की उत्तर प्रदेश की इकाई द्वारा किया जा रहा है। तो प्रश्न संख्या 27 में जो राइट आंसर है वो डी है। राजस्व न्यायालय का कंप्यूटराइज एनआईसी के द्वारा उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जा रहा है। अब जो है इनकम सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो ऑनलाइन होने लगा है। तो इसी जो है वो उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया है। तो राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 28, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प क्रमिक रूप से बड़े से छोटे स्तर को प्रदर्शित करता है? ए है राज्य, बी है जिला, ए है राज्य जिला तहसील उपमंडल गांव, बी है राज्य उपमंडल जिला तहसील गांव, सी है राज्य जिला उपमंडल तहसील गांव एंड डी है राज्य जिला उपमंडल गांव तहसील। तो प्रश्न संख्या 28 में जो राइट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। राज्य जिला उपमंडल तहसील गांव ये सभी जो है वो आपके क्रमिक रूप से बड़े से छोटे के रूप में घटते हुए रूप में आ रहे हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, संपदा योजना का उद्देश्य क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। ए है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा, बी है राजस्व को दुगुना करना, सी है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एंड डी है प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा। तो प्रश्न संख्या 29 में जो राइट आंसर है वो आपका ए होगा। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए संपदा योजना लागू की गई थी। तो राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, मौर्यकालीन शासनकाल में कृषि के साथ साथ पशुपालन और व्यापार वाणिज्य को सम्मिलित रूप से क्या कहकर पुकारा गया? ए है वार्ता, बी है देवमात्रक, सी है ब्रह्मदेव एंड डी है सीता। तो प्रश्न संख्या में जो पूछा जा रहा है कि कृषि के साथ साथ पशुपालन एवं वाणिज्यिक व्यापार को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर ए है वार्ता। जबकि खुद जुती हुई खेत में जो रेखा होती थी उसे हम सीता के नाम से कहा जाता था मौर्यकालीन शासन में। तो ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। मौर्यकालीन शासनकाल में जुती हुई खेत में लाइन जो होती थी उसे किस नाम से जाना जाता था? तो सीता रेखा के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर उसमें 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मौर्यकालीन शासनकाल में कृषि के साथ साथ पशुपालन एवं वाणिज्यिक को सम्मिलित क्या कहकर पुकारा जाता था? तो राइट आंसर जो है वो आपका ए हो जाएगा वर्तन। तो ये उत्तरमाला भी है। तो ये पीडीएफ जो है हम आपको टेलीग्राम में शेयर कर देंगे, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। किसी नए टॉपिक पे आपको वीडियो अगर चाहिए तो वो कमेंट करके बता सकते हैं किस वीडियो टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो।